जब भी हम चाइना की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, अलीबाबा और टिकटॉक जैसे ग्लोबल ऐप्स और एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ इंजन जिसे दुनिया मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के नाम से जानती है। लेकिन एक चीज़ है जो अक्सर पब्लिक डिस्कशन में छुप जाती है, वो है चाइना का स्टॉक मार्केट। आज के टाइम में चाइना का स्टॉक मार्केट दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन इसकी कहानी एकदम यूनिक है। एक ऐसे देश जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता है, उसने कैपिटलिस्ट टूल का इस्तेमाल किया अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, लेकिन अपने ही रूल्स के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मार्केट का पूरा इवोल्यूशन, कब और कैसे इसका जन्म हुआ, किन एक्सचेंजेस ने इसे बनाया, क्या पॉपुलर इंडाइसेस है, इंडिया के स्टॉक मार्केट से इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर को एंट्री कैसे मिली और आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। साथ ही हम ये जानेंगे उन लेजेंडरी इन्वेस्टर के बारे में जिन्होंने चाइना के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप किया, जैसे ली लू जो वॉरेन बफेट के ट्रस्टेड चाइना एक्सपर्ट बने, और शू जियांग जिसे कभी चाइनाज़ वॉरेन बफेट कहा गया, लेकिन इसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग में ये जेल भी गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे मार्केट की कहानी जहां पैसे से ज़्यादा पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है। चाइना के स्टॉक मार्केट की कहानी शुरुआत से ही अनयूजुअल रही। 1866 में शंघाई में कुछ फॉरेन बैंक्स और ट्रेडिंग हाउसेस ने पहली बार इनफॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, लेकिन ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए था, चाइना की जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। उस वक्त चाइना एक क्लोज इंपीरियल इकोनॉमी थी और ये सिस्टम सिर्फ कुछ पोर्ट्स और सिटीज़ तक ही सीमित था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर में आके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। माओ जेडोंग ने प्राइवेट बिजनेसेस, स्टॉक ट्रेडिंग और सारी कैपिटलिस्ट प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। इकोनॉमी को एक प्योर सोशलिस्ट मॉडल में डाल दिया गया, जहां हर फैक्ट्री, हर एंटरप्राइजेस सरकारी कंट्रोल में था। 1958 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया, जिसमें फार्म्स और इंडस्ट्री का कल्टिवाइजेशन हुआ। ये पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए ही थी, लेकिन रिजल्ट एकदम डिज़ास्टर निकला। मिलियंस लोग भूखमरी से मारे गए। फिर 1966 में आई कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसमें बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स और मार्केट थिंकर्स को सप्रेस किया गया। चाइना ग्रेजुअली ग्लोबल इकोनॉमी से आइसोलेट होता चले गया और प्राइवेट कैपिटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट कम्प्लीटली डेड हो गई। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ के बाद चाइना एक अनसर्टेनिटी के फेज़ में गया, लेकिन तभी स्टेज सेट हुआ डेंग जियोपिंग के लिए, जिन्होंने 1978 में पावर संभालते ही बोल्ड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया। डेंग ने मार्केट के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसे रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप पॉलिसी के नाम से जाना गया। उन्होंने क्लियर कहा, इट डजेंट मैटर वेदर अ कैट इज़ ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। यानी कैपिटलिस्ट टूल्स अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया और प्राइवेट बिजनेसेस को ग्रेजुअली लीगल रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ। ये शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल भी था, और इसी शिफ्ट ने स्टॉक मार्केट के रिवाइवल का पाथ भी रेडी किया। इस नए थॉट प्रोसेस के अंडर 1990 में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली लॉन्च हुआ, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के सपोर्ट से। इसका मेन पर्पस था स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लिए कैपिटल रेज करना। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन CSRC यानी चाइना सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी कमीशंस के अंडर आता है, जो 1992 में इस्टेब्लिश की गई ताकि एक सेंट्रलाइज स्टॉक मार्केट रेगुलेटर हो। 1991 में शेंजन स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च हुआ, जिसका फाउंडेशन ग्वांगडोंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाला, क्योंकि शेंजन एक तेज़ी से ग्रो करता हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका था। ये एक्सचेंज ज़्यादा मार्केट ड्रिवन था और प्राइवेट टेक फर्म्स और स्टार्टअप के लिए आइडियल बन गया था। इन दोनों एक्सचेंजेस को इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रीट किया गया। उन पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी सक्सेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को ये यकीन दिलाया कि कैपिटलिस्ट टूल्स कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर भी चल सकते हैं, अगर कंट्रोल पार्टी के हाथ में हो तो। यहीं से चाइना एक मॉडर्न स्टॉक मार्केट की असली कहानी शुरू होती है। आज चाइना के पास 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज और 2021 में लॉन्च हुआ बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। इसका कंट्रोल CSRC के पास है और यहाँ पर मेजरली वो कंपनीज लिस्टेड है जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, जैसे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है बाय टोटल एसेट, पेट्रो चाइना एनर्जी,
जो एनर्जी सेक्टर की पावर हाउस है और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सब्सिडरी भी है। और चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन फर्म है बाय रेवेन्यू। इंडियन कंपैरिजन के तौर पे अगर देखें तो शंघाई एक्सचेंज कुछ बीएसई जैसा है, जहां पब्लिक सेक्टर जायंट्स डोमिनेट करते हैं जैसे एसबीआई, ओएनजीसी, एनटीपीसी। वही दूसरी तरफ है शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका लॉन्च हुआ था 1991 में और जिसे ज़्यादा डायनेमिक और टेक ड्रिवन माना जाता है। यहाँ पर स्टार्टअप्स और प्राइवेट फर्म्स ज़्यादा लिस्ट होती है, जैसे BYD जो चाइना का टेस्ला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्लोबल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर चुका है। माइंडरे जो लीडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म है और हिविस्कन जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वेलेंस कैमरा मैन्युफैक्चरर भी है। इस एक्सचेंज को हम इंडिया के NSE से कंपेयर कर सकते हैं, जहां प्राइवेट कंपनीज, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और फास्ट मूविंग स्टॉक्स डोमिनेट करते हैं। और सबसे लेटेस्ट 2021 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज, जिसका फाउंडेशन SMEs और इनोवेशन ड्रिवन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए रखा गया। ये उन स्टार्टअप के लिए है जो वेंचर कैपिटल नहीं रेस कर सकते हैं लेकिन पब्लिक लिस्टिंग के ज़रिए फंडिंग चाहते हैं। इंडियन SMEs एक्सचेंज इसका कंपैरिजन सही बैठता है, जहां छोटी फर्म्स कैपिटल के लिए अर्ली स्टेज लिस्टिंग करती है। अब अगर इंडेक्सेस की बात करें तो चाइना में SSE कंपोजिट इंडेक्स शंघाई के सारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बताता है, जैसे इंडिया में सेंसेक्स है। SZSE कंपोनेंट इंडेक्स शेंजन का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 मान लेते हैं। दोनों को कंबाइन करके जो इंडेक्स बनता है वो है CSI 300 इंडेक्स, जिसमें शंघाई और शेंजन के टॉप 300 कंपनीज शामिल है। ये चाइना का ब्लू चिप इंडेक्स है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर बेंचमार्क के तौर पर यूज़ करते हैं। शेंजन में एक और यूनिक इंडेक्स है जिसका नाम है चिनेक्स्ट, जो हाई ग्रोथ और टेक स्टार्टअप को ट्रैक करता है। ये कुछ नैस्डैक के स्टाइल का ही है। शंघाई में ही एक और फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट लॉन्च हुआ 2019 में, स्टार मार्केट, जिसमें बायोटेक और AI स्टार्टअप को फास्ट IPO एक्सेस दिया जाता है और रेगुलेशन थोड़ा रिलैक्स रखा गया है। ये स्ट्रक्चर इंडिया के NSE इमर्ज जैसा है, लेकिन स्केल और एम्बिशन में उससे कई ज़्यादा बड़ा है। इन तीनों एक्सचेंजेस और इनके इंडाइसेस का कॉम्बिनेशन चाइना का एक हाइब्रिड फाइनेंशियल सिस्टम बनाता है, जहां ट्रेडिशनल और फ्यूचर रेडी कंपनीज एक साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का रिमोट हमेशा एक्टिव रहता है। चाइना का स्टॉक मार्केट जितना कैपिटलिस्ट लगता है उतना ही डीपली कंट्रोल्ड भी है। हर एक्सचेंज टेक्निकली सेल्फ रेगुलेटेड है, लेकिन प्रैक्टिकली CSRC और कम्युनिस्ट पार्टी के इनडायरेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं। हर IPO के पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस ज़रूरी होती है, और अगर कोई कंपनी पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ लगती है तो उसका लिस्टिंग कैंसिल हो जाता है, जैसे ही 2020 में हुआ एंड ग्रुप के साथ, जिसका IPO दुनिया का सबसे बड़ा IPO होता अगर कैंसिल ना होता तो। 2015 के स्टॉक मार्केट क्रैश में जब पैनिक सेलिंग हो रही थी, तब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद मार्केट में पैसे डालकर बाइंग की, सर्किट ब्रेकर्स एक्टिवेट किए और शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाया। इस सब से एक मैसेज क्लियर होता है, ये मार्केट इन्वेस्टर सेंटिमेंट से नहीं, पार्टी के सेंटिमेंट से चलता है। इंडिया में सेबी इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई कंपनी रूल्स ब्रेक करे तो उस पर लीगल एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन पॉलिटिकल भी हो सकता है। जैक मा, जो कभी चाइना के रिचेस्ट मैन थे, उनका प्रोफाइल ओवरनाइट वैनिश हो गया जब उन्होंने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पे पब्लिक कमेंट किया। टेक सेक्टर को ओवरनाइट नॉन प्रॉफिट बना दिया गया। गेमिंग सेक्टर को स्पिरिचुअल ओपियम डिक्लेयर करके क्रैकडाउन हुआ। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर कॉशन होते हैं, लेकिन चाइना का मार्केट इतना बड़ा है कि इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर कोई सोचता है कि चाइना का स्टॉक मार्केट ग्रेजुअली US स्टाइल ओपन और फ्री हो जाएगा, तो ये मिसकंसेप्शन है। चाइना का मॉडल एक हाइब्रिड है, कैपिटलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड कम्युनिस्ट फ्रॉम इनसाइड। आने वाले समय में मार्केट और भी ग्लोबल होगा, लेकिन इंटरनल कंट्रोल और पॉलिटिकल सर्वेलेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गवर्नमेंट का फोकस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक सेक्टर पर है, जैसे AI, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और रोबोटिक्स। इन सारे एरिया में पॉलिसीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं। सब्सिडीज़, फास्टर IPO अप्रूवल और टैक्स इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सेक्टर पार्टी के आइडियोलॉजी या कल्चर
कल्चरल कंट्रोल के अगेंस्ट लगता है तो उस पर क्रैकडाउन ऑलमोस्ट गारंटीड है। जैसे एजुकेशन सेक्टर को ही एक रात में नॉन प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया गया, गेमिंग इंडस्ट्री को स्पिरिचुअल ओपीएम कह के टाइटली रेगुलेट किया गया, सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटिन्यूसली एंटी ट्रस्ट एक्शन और डेटा रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं। अलीबाबा, टेंसेंट, जिन कंपनीज़ ने चाइना को डिजिटली सुपर पावर बनाया उन्हें भी लिमिट किया गया क्योंकि उनका पावर गवर्नमेंट के नैरेटिव से भी बड़ा था। फ्यूचर में ये भी पैटर्न कंटिन्यू होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको भी सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बीजिंग की बॉडी लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टर को नंबर्स के साथ साथ नैरेटिव भी समझना पड़ता है। ये मार्केट बैटलफील्ड जैसा है जहां आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन रूल्स कब चेंज हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम और भी कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट्स, उनके ट्रूथ्स और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लोर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, चाइना का स्टॉक मार्केट इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन है या एक वार्निंग बेल। आपके थॉट्स सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए देश के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर के सच के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच।